सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। अभी चकवाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा है और तालीम की अहमियत पर काफ़ी जोर उन्होंने दिया। प्रोजेक्ट्स की बात की, ये भी कहा कि नया प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा। एहसास प्रोग्राम की उन्होंने बात की, इसकी काफ़ी तारीफ हो रही है, दुनिया भर में इसको सराहा जा रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर हमें कर्जे ना देने पड़े तो इस वक्त हम काफ़ी बेहतर सूरत हाल में आ गए, जितना कमा रहे हैं उतने ही हमारे एक्सपेंस हैं, लिहाजा अब बैलेंस जो है वो हमें नजर आ रहा है, जिसको हम बरकरार रखने की कोशिश भी करेंगे। बहुत अच्छी बातें उन्होंने की पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी उन्होंने बातचीत की और यही फिर से कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है जो कि मैं मरते दम तक नहीं दूंगा। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो नून लीग के 2 अरकान जिनके इस्तीफे न जाने किस तरह स्पीकर तक पहुँच गए और उन्होंने अब स्पीकर साहब से रब्ता करके वो वापस भी मांग लिए हैं, जिस पर स्पीकर साहब ने उन्होंने कहा है कि पहले दरख्वास्त दें, फिर आपके इस्तीफे आपको वापस लौटाए जाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत अहम मामला कराची का मामला, सिंध का मामला। MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया है कि जो मरदमशुमारी को मंजूर उन्होंने किया है, रिपोर्ट को, दादोशुमार को। हमें बताया जाए कि हुकूमत में क्यों हूँ, हमसे पूछे बगैर, हमसे बातचीत किए बगैर इस तरीके से इस रिपोर्ट का मरदमशुमारी की मंजूर हो जाना, फिर हमसे जितने भी वादे किए गए कोई एक मुतालबा हमारा अब तक पूरा नहीं किया गया। सो उन्होंने कहा है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम भी सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन अभी इन्हें एश्योरेंस दी गई है कि आप परेशान ना हो, यकीन दहानी कराई गई है कि इस मामले को देखा जाएगा। कराची शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं खुद आऊँगा, गवर्नर सिंध से भी मिलूंगा और इस मसले का हल निकालेंगे। दूसरा जो PGM के मामलात हैं, पीपल्स पार्टी अभी भी जूं का तूं है, वो मामला इस्लामाबाद में 2 जनवरी को इजलास तलब किया गया है कि पूछा जाए पीपल्स पार्टी से 2 टोक मौक़िफ़ लिया जाए, आया वो इस्तीफ़े दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता मरीम नवाज़ की जानिब से कह दिया गया कि बातचीत के सारे रास्ते अब हम बंद कर रहे हैं। बिलावल भी कह चुके हैं कि अब बातचीत इस्तीफ़ों के बाद या फिर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने के बाद ही होगी। तो इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि जो मामला है मरदमशुमारी वाला, जिस पर आप लोगों को इंदिया दे दिया है विफाक को, जाहिर सी बात है MQM पाकिस्तान ने कि हम अलहदा हो जाएंगे, इत्तेहाद तोड़ देंगे, सड़कों पर निकलेंगे, किस तरह आप लोग ले रहे हैं उनके इस मुतालबे को? आप लोगों ने कहा है कि हम इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, कब आ रहा है कोई आप लोगों की तरफ से विफाक से जो कि आके इनसे बातचीत करेगा? देखिए, आज से 6 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई थी जिसमें गवर्नर सिंध थे, असद उमर साहब थे, अली जैदी साहब थे, मैं था और MQM का भी 3 रुकनी वफद था, जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हैदराबाद रिजवी साहब और अमीनुल हक साहब। वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुआ, डिस्कशन में आया। तो वहाँ बताया गया था कि इसमें मैं भी आपको क्लियर करता चलूँ, उसमें सब लोग मौजूद थे, सारी बातचीत वहाँ हो चुकी है। इन्होंने अपनी बात रखी थी और बताया गया कि एक कमेटी बनी थी जिसमें अमीनुल हक साहब मौजूद थे। इशू ये है कि ये मरदमशुमारी पहले हुई थी, हमसे पहले। अब एक आईनी, एक कानूनी एक मामला था कि बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए डिलिमिटेशन करानी है। डिलिमिटेशन के लिए इसको मरदमशुमारी को एक दफ़ा कबूल होना है या नहीं होना है। जब तक इस मरदमशुमारी को काबीना अप्रूव नहीं करेगी उस वक्त तक जो है उस पर डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। और बल्दियाती निज़ाम इस वक्त सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। हम नहीं चाहते कि बल्दियाती निज़ाम में कोई डिले हो। तो चूँकि पिछली दफ़ा 2018 में जो मरदमशुमारी का सिर्फ 1 टाइम की इजाज़त मिली थी उसमें पार्लियामेंट से, अब सूरत हाल ये है कि या तो हम इसको डिले करते हैं और दूसरा आप सब जानते हैं कि बॉर्डर्स पे क्या सूरत हाल है। मरदमशुमारी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, फौज पूरी लगानी पड़ती है। इस वक्त इंडिया जो है कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, कुछ भी हमारे साथ कर सकता है। अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी हालात इतने अच्छे नहीं है, इस वक्त फौज को निकाल कर लाना और बहुत पैसा भी खर्च होता है इस पे। तो फिर ये हुआ था सिचुएशन है ना, जाहिर सी बात है ये मसला बहुत पुराना है, ये तो सालों पुराना मसला है जिस पर बात करते रहे MQM वाले भी, और अब तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी को पहले भी याद नहीं आया और अब जब MQM वाले बात करने लगे हैं तो वो भी ये बोल रहे हैं कि हमारा ये मुतालबा, इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि असल फिगर्स हैं क्या। खैर मैं वापस आऊँगी आपकी तरफ शेख साहब। इस वक्त मैं चाहूँगी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, पहले हम वो सुन लेते हैं, उसके बाद बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त हमें MQM से क़मर नवीद जमील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। क़मर नवीद जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोगों का जो मुतालबा है मरदमशुमारी पर, जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। इसका इकरार सिंध हुकूमत ने भी कर लिया है और अब जो आप लोगों का मुतालबा है इस पर आपको विफाक जो एश्योरेंस दे रहा है, इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए ये मरदमशुमारी और कराची की सही मरदमशुमारी बहुत अहम है। इसलिए हमने जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट शामिल होने से पहले जो MOU साइन किया, उसमें काफ़ी सारे मसाइल थे। कराची की तामीर और तरक्की या सिंध के शहरी इलाकों की तामीर और तरक्की और MQM के मसाइल, लेकिन पहला इशू मरदमशुमारी ही को रखा था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये मरदमशुमारी हुई थी उसी वक्त इसके ऊपर इशू पैदा हो गए थे और फिर एक नेशनल असेंबली में मीटिंग हुई स्पीकर के पास, तो उसमें मैं MQM के डेलीगेशन को मैं शामिल था। तो उसमें PTI के महमूद कुरैशी साहब भी थे, उसमें नून लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब भी थे। और इस बात पर कंसेंसस हुआ था कि 5% सैंपल आएगी और उसके बाद अगर रिजल्ट में ज़्यादा फर्क आया तो फिर पूरी ही मरदमशुमारी दोबारा की जाएगी। और ये लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं हुआ और ये टलता चला गया। लेकिन कराची के लिए अहम है, इसलिए इस पर हमारा स्टैंड है। तो यही, और अभी जब ये मसला हुआ और जब हमारे इल्म में ये आया कि कैबिनेट इसको अप्रूव कर रही है, जो कि वो मतनाज़ा मरदमशुमारी है जिसमें कराची के साथ ज्यादती की गई है, तो उस पर हमने एतराज़ भी किया है, एहतजाज भी किया है और अपना ये सिलसिला हम जारी रखेंगे जैसा हमारे करने। तो अभी कुछ बताया गया आपको क़मर नवीद जमील साहब कि किस तरह अब इसको हल किया जाएगा? कोई आया या कब तक कोई आएगा आप लोगों से फिर से बात करने के लिए? कल गवर्नर साहब ने फोन किया था खालिद मकबूल भाई को, मैं इस वक्त साथ ही था खालिद मकबूल भाई के, तो उन्होंने काफ़ी सारी हमें यकीन दहानियाँ कराई थी और फिर वही बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। लेकिन इन यकीन दहानियों से हमारा इत्मीनान नहीं हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि इस पर बैंड से बढ़कर कुछ ना कुछ अमली इक़दाम इस पर किया जाना चाहिए। इसलिए ये मसला MQM का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये कराची के तमाम लोगों का मसला है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे संजीदगी करे। अच्छा, हलीमा आदिल शेख साहब, आप और MQM दोनों सिंध में अपोजिशन में हैं और आप दोनों के दरमियान कोई वर्किंग कोऑर्डिनेशन हमें उस तरह नज़र नहीं आई जैसे होनी चाहिए थी। यही वजह है कि इस फुकदान की वजह से जब कोई ऐसी बात होती है सारा प्रेशर फिर विफाक पर पड़ता है, फिर उनको वहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, आगे होना पड़ता है, ऐसा क्यों रहा है? एक तो मैं चाहूँगा कि चूँकि बड़ा अहम इशू है, आपने पहले भी बात नहीं की। देखिए, इशू को जब तक एक दूसरे की बात आप पूरी नहीं सुनेंगी तो उस वक्त तक बात ये नहीं होती है। एक शख्स है, वो बात बता रहा है, इशू को क्लैरिटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं कि आपको हमारे आने का मतलब ही होता है हमारा मतमे नजर, हमारी चीज। चलिए हलीमा आदिल शेख साहब, आप कहिए, मैं आपको सुन रही हूँ। तो मेरा मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम एक पूरे पाकिस्तान की पार्टी है और कराची से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मैंडेट है, लेकिन हमने मुल्क के हवाले से सोचना है। मैंने बताया कि हम भी समझते हैं कि कराची को सही नहीं गिना गया, हम भी समझते हैं कि मुतनाज़ा मरदमशुमारी है, हम समझते हैं कि फौरी तौर पर मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए। लेकिन जो सरहदी हालात हैं और जो सब मुल्क के फाइनेंशियल हालात हैं, ना तो सरहद से फौज बुलाकर मरदमशुमारी कराई जा सकती है और ना ही फाइनेंशियली इतना बड़ा लोड डाला जा सकता है कि फौरी तौर पर मरदमशुमारी करा लें, और ना ही बल्दियाती इलेक्शंस को या डिलिमिटेशन को डिले किया जा सकता है। तो जब एक कौमी पार्टी होती है, फेडरेशन को जिसने लेकर चलना होता है, पूरे मुल्क को सोचना होता है। MQM बिल्कुल ठीक बात कर रही है, उसको ये सूट करता है, MQM की जो बात है वही हमारी बात है। लेकिन हमें, चूंकि हम एक वो पार्टी है जो को इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है, जिसने मुल्क की सरहदों को देखना है, फौज को देखना है, फाइनेंस को देखना है, मईशत को देखना है, उसके बाद फैसले करने हैं। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है कि हम भी कहते हैं कि मरदमशुमारी फौरन कराए, लेकिन इस सब कुछ को सामने रखते हुए ये हुआ है कि इसको
गलत भी सूरत हाल देखते हुए कि नहीं उसको इकतवा कबूल किया जाए और अगली मरदमशुमारी 3 साल के अंदर अंदर करा दी जाए, और जो कि इंशाल्लाह दो अगले इलेक्शन से पहले हो जाएगी। तो ये है, और एमक्यूएम जो कर रही है उसको अल्टीमेटली उसको अपना कराची में उसका वोट बैंक है, उसको कराची में अपना वोट बैंक बचाना है, उसको अपनी बात का उनको हक है, वो हमारे इत्तेहादी ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। कंवर नवीद जमील साहब, आप मुतमिन हैं ये जवाब जो आपने सुना है हलीम आदिल शेख साहब से? देखिए, हलीम आदिल शेख साहब हम मेरे भाई भी हैं, कुलीग भी हैं, असेंबली में हम लोग साथ ही हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ रहता है, लेकिन मरदमशुमारी का क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से अहम है कि हम चाहते हैं कि लोकल बॉडीज के इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उसमें कानून में ये प्रोविजन मौजूद है कि जो इस वक्त जो मरदमशुमारी है, पुरानी मरदमशुमारी, उसकी बुनियाद पर ही इंतखाबात करा दिए जाएं, और इस पर बैठकर, चूंकि ये इतनी मतनाज़ा है कि इसमें सूबों के दरमियान में और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के दरमियान में भी काफ़ी इसमें तफरीक आ रही है, तो इसका भी कोई हल निकाल लिया जाए। लेकिन इस मरदमशुमारी या इस मुतनाज़ा मरदमशुमारी की वजह से लोकल बॉडीज के इंतखाबात डिले नहीं होने चाहिए। कानून में ये प्रोविजन मौजूद है कि जो पुरानी मरदमशुमारी है उस पर अभी वो हो जाए, और इस पर अपना कोई ऐसा रीजनेबल, इसलिए कि कंवर नवीद जमील साहब, आप लोग अभी कमेटी फॉर्म की थी सही, और उस कमेटी में हमारे नुमाइंदगी अमीनुल हक भाई कर रहे थे, और उसको कमेटी को हेड कर रहे थे इनके जो मिनिस्टर पोर्ट हैं, तो वही अमीन भाई ने अपना डिसीजन नोट दिया, कैबिनेट में भी दिया, और हमने इसके ऊपर एहतजाज भी किया, इसलिए कि हम चाहते हैं कि देखें ये भी एक दफ़ा जो अमेंडमेंट आइन को अमेंड कर और ये किया गया था कि इसके ऊपर एक इलेक्शन हो जाएगा, सही, और वो एक ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन कंवर नवीद जमील साहब, अब आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि कल मुर्तज़ा वहाब भी ये बोल रहे थे कि बजाय इसके कि कोई लॉलीपॉप आपको फिर से मिले, सड़कों पर आने की बजाय आपको कैबिनेट से बाहर निकलना चाहिए, इस्तीफे देने चाहिए। वहाब साहब को और उनकी जमात को ये सूट करता है कि हम गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं और उनके साथ खड़े हो जाएं। हम इस बात को हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जमहूरियत के लिए भी और डेमोक्रेसी, अपना जमहूरियत के लिए भी और हुकूमत के साथ खड़े रहें। इसलिए बहरहाल जो वज़ीर आज़म साहब करप्शन के खिलाफ जो झंडा उन्होंने बुलंद किया है, एमक्यूएम से उनके साथ खड़ी हुई है। तो हमारा क़तई तौर पर मकसद ये नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट को डी-एस्टेब्लिश कर दें, इसलिए कि बहरहाल हम इस पर उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर कोई और इस पर हल नहीं रहा तो मुमकिन है कि एमक्यूएम आगे चल के ये सोचे, लेकिन एमक्यूएम अभी इसके बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि एमक्यूएम की यही कोशिश है कि मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म साहब ही इसका कोई हल निकाल लें। हलीम आदिल शेख साहब, अभी जिस तरह आप सरहदों की बात कर रहे थे और जो मुल्की हालात की या फाइनेंशियली बात कर रहे थे, वैसे तो कोरोना वायरस भी है, ये सूरत हाल भी बिल्कुल नहीं है कि आप अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करें और मामलात इस नहज पर आ जाएं कि उन्हें सड़कों पर निकलना पड़े। तो इस मामले को जितना जल्द हो सके आपस में बाहमी इत्तफाक के साथ इसका हल हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो कब तक कोई वफाक की तरफ से नुमाइंदा आ रहा है? कॉल तो आ गई है इमरान इस्माइल साहब की, बता रहे हैं अभी कंवर नवीद जमील साहब, तो कुछ प्रैक्टिकली करने के लिए, क्योंकि बार बार ये लोग एक ही गिला करते हैं कि हमारा एक भी मुतालिबा जो कि एमओयू साइन करते वक्त हम लोगों ने कहे थे या लिख के दिए थे, कोई पूरा नहीं हुआ। देखिए, हमारा राब्ता इनसे है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इत्तेहादियों की तरह साथ चल रहे हैं, हमारे कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आज से 10 रोज पहले हम साथ मिले थे, नवीद भाई भी थे, मैं भी था, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हाउस में मुलाकात हुई थी, उसके अंदर मैं मौजूद था, इनका डेलीगेशन भी मौजूद था। किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ना ही खुदा न खास्ता। बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ, जैसे नवीद भाई ने अभी फरमाया, कि उनका उसूली मौक़िफ़ है। देखिए, सियासत में हुकूमती इत्तेहाद का मतलब ये नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो उनके पॉलिटिकल इशूज हैं उसको छोड़ दें,
लाजिम बात यह है कराची का इशू है और उसके ऊपर एमक्यूएम को, लाजिम बात है एमक्यूएम को जाना है अवाम में। हमारे लिए बहुत सारे, हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी मैदान में निकल जाएं, ज्यादती और हम भी कराची से इलेक्टेड है, लेकिन हमें बहुत सारे उसको देखना पड़ता है मुल्की हालात को। एमक्यू पर कोई बड़ी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको बहुत सारे हालात को देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कम्युनिकेशन गैप है, ना किसी बाँच में बहरी बेड़े की जरूरत है। गवर्नर साहब यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर साहब एक राब्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। उसके अलावा भी आपको पता है कि आजकल ये टेलीफोन, ये व्हाट्सएप, ये वो 24 घंटे हम एक दूसरे से राब्ते में हैं। हमें किसी कोई गैप नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई मनाना नहीं है, लेकिन इनके एतराजात हैं, इनके बिल्कुल जायज एतराजात हैं, उनको हल करना हमारा फर्ज है और कोशिश हमारी है और दिल से कोशिश है कि इनके मामलात, एतराजात, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो उनके मुतालबात हैं उनको अच्छे अंदाज में खुश असलूबी से हल किया जाए। एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, एमक्यूएम से हमारे मरासिम है, हमारे ताल्लुकात हैं, बरादराना नबी मेरे भाई की तरह है और हमारा एक बड़ा बरादराना रिलेशन है, कोई झगड़ा नहीं है। कल बहुत अच्छी बात है अगर तो ऐसा है और ये लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सर, पीपल्स पार्टी को पिछले 2.5 साल में तो ये मर्दमशुमारी वाला मसला याद नहीं आया, अब जब एमक्यूएम खड़ी हुई है तो आप लोगों को भी याद आ गया है। क्यों आप लोगों ने इस पर पहले आवाज़ नहीं उठाई या बात नहीं की इनसे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। अब ये बगैर किसी सियाको सबाक के, बगैर किसी मौके के बात करना मुनासिब नहीं लगती। जब बात होती है तो फिर यकीनन सारे उस पे जो है वो अपनी राय देते हैं, अपनी आरात देते हैं। तो हमने तो पहले दिन से ये बात की हुई है। अब ये नहीं है कि हम रटा लगाए रखें कि सुबह शाम हम एक ही बात करते रहे। मुख्तलिफ औकात में ये बात हुई है, जब भी ये सवाल उठा है या जब भी कोई गुफ्तगू हुई है इसका मौक़िफ़ दिया है। और अब अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकियों को नहीं करनी चाहिए। हजारों चीजें ऐसी हैं जो वो करते हैं और बाकी भी अगर कोई कर ले तो उस पर कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी का बात करने पे इतना क्यों एतराज होता है कि नहीं, आप लोग तो सर मीडिया में ही लगे हुए थे, उस तरह ऐसा आप लोगों की बात अभी हाईलाइट नहीं हुई या फिर किसी जराए से पता नहीं चली कि आप लोगों ने किसी यहाँ मीटिंग में या कोई मीटिंग हुई हो स्पेशली जिसमें आपने ये बात की हो? आप लोगों की तो नाराजगी चल रही है ना? नहीं, हमारी नाराजगी किससे चल रही है? विफाक से हमारी नाराजगी कोई नहीं है जी, सियासी इख्तलाफात है। बिल्कुल, वो बस नाराजगी हुई ना जब मीटिंग ही नहीं हो रही, आपस में बैठ नहीं रहे, वो बुलाते नहीं है, आप जाते नहीं है, वो आए तो आप मिलते नहीं है, या वो कहते हैं कि हमने मिलना नहीं है, जो भी आपस के मामलात है। खैर, इसमें मसला वही है ना कि जो इश्यूज होते हैं, जो अवामी मसाइल होते हैं, वो जूं के तूं रहते हैं, वो हल नहीं हो पाते हैं। खैर, आप कह रहे हैं अच्छी बात है कि आप लोग इस मसले पर उठाते रहे आवाज़ और बार बार एक बात को बात नहीं है, लाजमी नहीं है कि अगर एमक्यूएम ने किया तो हमारा भी उसी वक्त करना ज़रूरी नहीं है। खैर, हमने कर दी है, अच्छी बात है। अब इस पर देखते हैं कि विफाक क्या करता है, कि एक्शन लिया जाता है, कौन आता है और आकर हिकमत अमली बताता है किस तरह इसका हल निकालना है। मैं शुक्रिया अदा करूँगी कंवर नवीद जमील साहब आपका भी, हलीम आदिल शेख साहब आपका भी, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, डॉक्टर साद हमें ज्वाइन कर चुके हैं और नाजरीन, हम कोरोना वायरस के हवाले से अब बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी अब दूसरी वेव है, काफ़ी शदीद है और बरतानिया में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। म्यूटेशन के बाद बताया जाता है कि ये अपनी शक्ल को चेंज करता है आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइमेट भी इसमें कुछ इफेक्ट करता है, वेदर के भी कुछ इसमें इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ये दूसरी वेव जिसमें इसकी शक्ल चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुका है और अब चीन और जापान में भी बताया जा रहा है, अफ्रीका में भी अब ये दाखिल हो चुका है, यहाँ पर वहाँ पर इसकी शक्ल चेंज हो चुकी है। तो इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए डॉक्टर साद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ साइंटिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे वैक्सीनेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हमारे सुनने में आया था कि वैक्सीनेशन बरतानिया में तो कुछ लोगों को लगना भी शुरू हो गई है, तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं और इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम सैरिश, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त वैक्सीनेशंस का आगाज़ हो चुका है, नॉट जस्ट इन यूके एंड इवन यूएस। ये फ्रंट लाइनर्स को दिया जा रहा है। इसकी जो एफिकेसी है इस ऑलमोस्ट 95%, जिसके अंदर आपकी फाइजर और मॉडर्ना की जो 2 वैक्सीन्स हैं, mRNA वैक्सीन जिनको हम कहते हैं, इसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट इज 95%।
एंड इसके अलावा दूसरी जो है हमारे पास एस्ट्रिक, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्रिक जो है Zantac, वो उसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल लेस इसकी एफिकेसी, बट वी आर होपिंग दैट उसके अंदर कुछ डोसेजेस की टाइट्रेशन की ज़रूरत है या डोसेज की थोड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इवन द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राका वुड हैव वेरी गुड एफिकेसी एज वेल. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि अब जैसे कि इस वायरस ने अपनी शक्ल को चेंज कर लिया, म्यूटेशन होती है जिसके बाद ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, ये जो भी शक्ल इसने इख्तियार की कितनी स्वेयर है, कितनी डेंजरस है और ये कितनी तेज़ी से फैल रही है? राइट, बिकॉज ये हमारे व्यूअर्स के लिए वो सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बात हमको इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको इनको खौफजदा करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसमें थोड़ी बहुत जेनेटिक म्यूटेशन आती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. इसके अंदर इसी तरीके से इस वायरस, कोरोना वायरस के अंदर भी उसकी म्यूटेशंस हुई हैं. क्वेश्चन इसमें जो सवाल जो बनता है कि क्या इसने इस म्यूटेशन की वजह से सिवियरिटी ट्रीटमेंट पे कुछ इस पे असर आएगा? द आंसर इज़ नो. क्या इसकी मैनेजमेंट पे कोई असर आएगा? द आंसर इज़ नो. लेकिन जहाँ तक हम उसकी जो मेन जो इसका कंसर्न है वो है वैक्सीनेशन पे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो सिलसिला होता है उसके अंदर एक डॉकिंग मैकेनिज्म होता है, एक स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं कोरोना वायरस पे, जो कोरोना वायरस की जो हम बार बार हर जगह हम तस्वीर देख रहे होते हैं, ये स्पाइक्स की जो होती हैं, ये बेसिकली जो स्पाइक्स होती हैं, ये स्पाइक प्रोटीन हमारे ACE2 रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है. सही. अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर इस स्पाइक प्रोटीन में आ जाती हैं तो वो हमको उसके अंदर मुश्किलात हो सकती हैं वैक्सीनेशन पे. लेकिन अभी तक ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये कहना है इसके ऊपर देयर इज अ कंसेंसस कि मे बी इवन द स्ट्रक्चरल जो इसमें चेंजेस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ एंड वैक्सीनेशन शुड बी स्टिल बी एज इफेक्टिव एज इट्स प्रॉमिस्ड. अच्छा, क्योंकि वक्त चूँकि कुछ कम है और सवालात बहुत सारे हैं मेरे जहन में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तो इसको हम डिफ़र कर सकते हैं कि ये हम कैसे ये जानेंगे कि वायरस पहले वाला कोरोना वायरस है या फिर ये शक्ल चेंज है, क्या सिम्टम्स डिफरेंट हैं? दूसरा, जो वैक्सीनेशन अभी बनाई जा रही है यहाँ पर जो लोगों को लग रही है, क्या इन दोनों शक्लों में यही इफेक्टिव होगी या फिर इसके लिए कुछ मुख्तलिफ बनेगा? सूरत हाल है क्या और SOPs को हमें क्या फॉलो करना है? I don't think कि vaccinations के अंदर इस वक्त there's a very generalized consensus कि जो mutation के बाद the vaccination will be as effective as we earlier said. इसके अंदर जो हमको जो चीज़ें जो important हैं वो ये देखनी है कि वैक्सीनेशन के कितने अरसे बाद तक इसकी जो इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर वो कितने अरसे तक वो रहेगी. इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि वक्त के साथ इम्यूनिटी जो होती है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी में, वो कम होती जाती हैं, तो उसके अंदर हमको बूस्टर डोसेज देने की ज़रूरत होती है. अभी तक कहना ये है कि फाइजर और मॉडर्ना की दोनों जो टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन्स बनी हैं उसके अंदर बूस्टर डोसेज की ज़रूरत शायद कम पड़े, लेकिन जो दूसरी जो एडिनो वायरस या ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीनेशन है उसमें शायद बूस्टर डोसेज. सही. आई थिंक SOPs तो सेम ही फॉलो होंगे कि बार बार हाथ धोने हैं और हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगा के रखना है और कोशिश करनी है किसी गैदरिंग में ना जाएं. बहुत शुक्रिया. क्लिनिकल साइंटिस्ट हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद थे. उन्होंने इस कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल पे हमें ब्रीफ किया, किस तरह का, और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से बताया. इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.